हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिस्र की सभ्यता को पढ़ेंगे। मगर उससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेबीलोन की सभ्यता। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं बेबीलोन की सभ्यता के बारे में। तो बेबीलोन की जो सभ्यता है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इसके जो जनक हैं वह किनको माना जाता था? सेमेटिक जाति के लोगों को माना जाता था। किसको? सेमेटिक जाति के जो लोग थे उनको बेबीलोन की जो सभ्यता है उसका जनक माना जाता था। ठीक है, किसको? सेमेटिक जाति के जो लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं कि बेबीलोन की सभ्यता के जनक कौन थे, तो सेमेटिक जाति के लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेबीलोन जो नगर है इसकी नींव किसने रखी थी, यानी जो नगर बसाया गया बेबीलोन उसकी नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी सार्गन महान ने। ठीक है, किसने? सार्गन महान ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग थे वह किस देवता को मानते थे या उसकी पूजा करते थे। तो यहाँ के जो लोग थे बेबीलोन की सभ्यता के, यानी बेबीलोन के जो लोग थे वो किसको अपना प्रमुख देवता मानते थे? तो वह सूर्य को अपना प्रमुख देवता मानते थे। और सूर्य को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो बेबीलोन की सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? समास थे या फिर कह सकते हैं सूर्य थे। ठीक है, चलिए बेबीलोन के जो चित्रकार हैं वे कितने रंगों का प्रयोग करते थे? तो वह 7 रंगों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, कितने? 7 रंगों का प्रयोग किया करते थे। तो आपको याद रखना है कि बेबीलोन की सभ्यता के जनक कौन थे? सेमेटिक जाति के लोग थे। ठीक है, बेबीलोन जो नगर बसाया गया उसकी नींव किसने रखी थी? तो सार्गन महान ने रखी थी। यहाँ के जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे? तो सूर्य या फिर कह सकते हैं समास थे। और बेबीलोन के जो चित्रकार थे वे कितने रंगों का प्रयोग करते थे? तो वे 7 रंगों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट है कि बेबीलोन के राजमहलों और देवालयों की दीवारों पर प्राप्त चित्र कहाँ पर हैं इस टाइम पर? तो इस टाइम पर जो चित्र हैं वहाँ पर जो राजमहल थे बेबीलोन के या फिर देवालय, ठीक है, इनकी दीवारों पर जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं वह चित्र इस प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर? जर्मनी संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, यानी राजमहल में जो चित्र लगे हुए थे और देवालयों में जो चित्र लगे हुए थे वो आज प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? जर्मनी संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, चलिए बेबीलोन युग का बना झूलते हुए बाग विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। ठीक है, तो बेबीलोन का युग है उसी टाइम पर बना हुआ कौन सा? झूलते हुए बाग। ठीक है, ये विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो जो झूलते हुए बाग है ये किससे संबंधित है? बेबीलोन युग से संबंधित है और ये विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी बेबीलोन की सभ्यता। नेक्स्ट अब देखेंगे असीरिया की सभ्यता। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता इसलिए सिर्फ मैंने 2 ही पॉइंट लिए हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको देख लेते हैं। इसी में मैंने ऐड कर दिया था इसलिए अलग से इसको नहीं दिया। ठीक है, चलिए असीरिया के सम्राटों ने स्थापत्य और वास्तुकला में विशेष ध्यान दिया था। यानी असीरिया के जो सम्राट थे, यानी जो वहाँ के सम्राट थे, उन्होंने किस पर? स्थापत्य पर और वास्तुकला में विशेष ध्यान दिया था। यानी इन्होंने स्थापत्य कार्य बहुत कराया और वास्तु कार्य कराया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि असीरिया सभ्यता से हमें कौन कौन से प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। तो आपको चित्र याद रखने हैं इसके। ठीक है, पहला है घायल शेरनी का चित्र। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए तो शेर शेरनी के चित्र ही यहाँ के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, तो घायल शेरनी का चित्र हो गया, मर रहे शेर का चित्र हो गया, आराम कर रही शेरनी का चित्र हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चित्र आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, तो असीरिया के सम्राटों ने किस पर ध्यान दिया था? स्थापत्य और वास्तुकला पर। और यहाँ से जो हमें प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं वह कौन कौन से हैं? तो घायल शेरनी का चित्र हो गया, मर रहे शेर का चित्र हो गया और आराम कर रही शेरनी का चित्र हो गया। तो ये हो गए आपकी बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। तो चलिए अब हम चलते आज के मेन टॉपिक पर, मिस्र की सभ्यता को अब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं मिस्र की कला। चलिए तो आप प्रीवियस क्लास में हमने मेसोपोटामिया की कला पढ़ रखी है, आज हम पढ़ेंगे मिस्र की कला को।
तो मिस्र की अगर सभ्यता की बात करी जाए तो मैंने कल आपको बताया था कि किस नदी घाटी में ये विकसित हुई थी। तो ये कहाँ पर विकसित हुई थी? नील नदी घाटी में विकसित हुई थी। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। तो मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? नील नदी घाटी में हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ है? तो नील नदी घाटी में। और नील नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम मिस्र का वरदान भी कहते हैं। यानी नील नदी जो है इसको हम क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि अगर देखा जाए तो मिस्र क्या होता, अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र एक रेगिस्तान होता। ठीक है, क्या होता? रेगिस्तान होता। मगर जब मिस्र जो नील नदी है इसने क्या किया है, इसने मिस्र में फसलों की जो खेती होती है उसके लिए पानी उपलब्ध कराया है, जिसके कारण जो नदी घाटी है इसके किनारों पर कई सभ्यताएं पनपी, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर इसने क्या किया है? कई फसलों की खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया है, जिसके कारण कई हमारी सभ्यताएं पनपी नदियों के किनारे। तो इस तरह से नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि मिस्र की जो सभ्यता थी इसके समकालीन और कौन कौन सी नदी घाटी सभ्यताएं थी। तो ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, मतलब जो कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास की थी उसमें सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार फिर से। इसके समकालीन नदी घाटी सभ्यताओं में अगर बात करी जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता आती है और चीन की सभ्यताएँ आती हैं। ठीक है, यानी मिस्र की जब सभ्यता विकसित हो रही थी उस टाइम मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हो रही थी, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हो रही थी और चीन में चीन की सभ्यता विकसित हो रही थी। यानी ऐसी सभ्यताएं जो किसी सभ्यता के साथ ही चलती हैं, यानी उसी टाइम विकसित हो रही होती हैं, तो वह ऐसी सभ्यताएं कौन सी होती हैं? समकालीन सभ्यताएं होती हैं। ठीक है, चलिए एक और मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि भारत में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी? तो यह एक कैसी है? नगरीय सभ्यता है। कैसी है? नगरीय सभ्यता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये कैसी है? नगरीय सभ्यता है। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई या फिर चीन की सभ्यता हो गई या फिर मिस्र की सभ्यता हो गई, तो ये सारी क्या हैं आपकी? ये हैं ग्रामीण सभ्यताएं। ठीक है, कैसी हैं? ग्रामीण सभ्यताएं। ग्रामीण सभ्यताएं। ठीक है, तो ये सारी कैसी हो गई? ग्रामीण हो गई। और जो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता हो गई। तो इसी तरह से हम इसको क्या कहते हैं? प्रथम नगरीकरण के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब बढ़ते आगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्र जो है वह किस महाद्वीप में स्थित देश है? तो मिस्र की अगर बात करी जाए तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, चलिए मिस्र की सभ्यता में कला का इतिहास व्यवस्थित रूप से अगर देखा जाए, यानी मिस्र की जो सभ्यता है यहाँ से जो हमें कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनका अगर व्यवस्थित इतिहास देखा जाए, यानी जहाँ से हमें कला के प्रॉपर एक सीरियल में सारी चीज़ें मिली हैं, वो क्या है? वो मिलती हैं हमें 3000 ईसा पूर्व से। ठीक है, यानी 3000 ईसा पूर्व से हमें क्या होने लगता है कि वहाँ पर जो कला थी उसका व्यवस्थित साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिस्र की नगर सभ्यता की कला अंत्येष्टि या मृतक संस्कारों की कला है। ठीक है, किसकी कला है ये? अंत्येष्टि या मृतक संस्कारों की कला है। इसका प्रधान केंद्र क्या है? मकबरा। ये संपूर्ण कला मृतकों की पुस्तक में वर्णित मरणोपरांत जीवन के आधार पर विकसित हुई है। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है, मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट है एक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मिस्र की जो सभ्यता है वह किससे संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको जो याद रखना है ये अंत्येष्टि या फिर मृतक संस्कारों की कला है, यानी मृत्यु के बाद ये जीवन में विश्वास रखते थे तभी। ठीक है, तो ये अंत्येष्टि या मृतक संस्कारों की कला है और इनका जो प्रधान केंद्र है
तो ये क्या है, मकबरा। यानी पिरामिड जो बनाए जाते थे एक तरह से वो क्या होते थे, मकबरे ही होते थे। ठीक है, ये संपूर्ण कला मृतकों की पुस्तक, इस जो मिस्र की सभ्यता के बारे में जो हमें जहाँ से पता चलता है वो कौन सी पुस्तक है, मृतकों की पुस्तक है। ठीक है, इसमें वर्णित क्या बताया गया इस पुस्तक में, तो मरणोपरांत जीवन के आधार पर ये पुस्तक बनी हुई है। ठीक है, यानी इसमें यह वर्णन किया गया है कि मरणोपरांत जीवन कैसा होता है, उस आधार पर इस पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से लर्न करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे संबंधित है ये कला, तो अंत्येष्टि या मृतक संस्कारों की कला है। और ये बुक भी मृतकों की पुस्तक या फिर बुक ऑफ डेड आपसे पूछी गई है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बुक ऑफ डेड किससे संबंधित है, तो ये मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। इसे अंत्येष्टि संस्कारों की कला तथा अमृत की कला के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि मिस्र की जो सभ्यता की कला है इसको हम दो नामों से जानते हैं। आपको इन दोनों में से कुछ भी मिल सकता है ऑप्शन में, क्योंकि अमृत की कला ये कई बार पूछी गई है कि अमृत की कला किससे संबंधित है, तो मिस्र की कला से संबंधित है, या फिर अंत्येष्टि संस्कारों की कला। ठीक है, तो यानी जो मिस्र की सभ्यता की कला है इसको हम दो नामों से जानते हैं। सबसे पहली अंत्येष्टि संस्कारों की कला और अमृत की कला। ठीक है, आपको ये लर्न करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभिक युग में मिस्र की जो जनता थी प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके पूछती। प्रारंभिक युग में मिस्र की जो जनता थी, यानी जब मिस्र का प्रारंभिक युग चल रहा था उस टाइम पर प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके यहाँ के लोग इसे यहाँ पर पूजते थे। यानी प्राकृतिक शक्तियों को मानवीकरण रूप देके ये क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपसे यहाँ पर नेक्स्ट है कि मिस्र निवासी कैसे थे, यानी बहुदेववादी थे, यानी ये कई सारे देवों में विश्वास करते थे, ये हर चीज़ के अलग अलग देवता मानते थे। तो इस तरह से ये क्या थे, बहुदेववादी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मिस्र निवासी सूर्य देव को सर्वोच्च देवता और सृष्टि के कारण मानते थे। तो अभी आपने देखा, इससे पहले आपने जो पढ़ी थी बेबीलोन की सभ्यता, वहाँ पर भी जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे, सूर्य। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो मिस्र में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रमुख देवता सूर्यदेव माने जाते हैं, यानी सर्वोच्च देवता किसको माना जाता है, सूर्यदेव को। और मिस्र निवासी सूर्यदेव को क्या कहते थे, रे कहते थे। और बेबीलोन की सभ्यता में आपने पढ़ा सूर्य भगवान, सूर्य देवता को क्या कहते थे, तो बेबीलोन के लोग सूर्यदेव को समास के नाम से जानते थे। और यहाँ पर मिस्र में, तो मिस्र के लोग सूर्यदेव को रा कहते थे और इनको सर्वोच्च देवता मानते थे और सृष्टि के कारण मानते थे, यानी सृष्टि के होने के ये कारण मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ सूर्य देवता को रा, रे, प्र, अमन, रा, अटमरा आदि नामों से अवहित किया जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी मेरा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये कौन से देव को ये लोग ज़्यादा मानते थे, सूर्य देव को। ठीक है, हो सकता है आपसे कभी कभार ये नाम सीधे सूर्यदेव ना दे और रे ही पूछ दे, तो इस तरह से आपको अगर ये पता रहेंगे तो आप कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। ठीक है, चलिए, लेकिन सूर्य तथा नील इन दोनों शक्तियों में किसकी महिमा अधिक है ये निश्चित नहीं हो पाया है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपने देखा कि मिस्र की कला जो थी इसमें नील नदी को क्या माना गया है, मिस्र का वरदान माना गया है। और दूसरी तरफ ये लोग क्या करते थे, सूर्यदेव को भी पूजते थे। मगर यहाँ पर ये नहीं पता लगा पाए हैं कि किसकी महिमा अधिक थी, यानी यहाँ के लोग जो थे वह किसको ज़्यादा मानते थे, नील नदी को ज़्यादा मानते थे या फिर सूर्यदेव को ज़्यादा मानते थे, यह निश्चित नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यही है, लेकिन सूर्य तथा नील इन दोनों की शक्तियों में किसकी महिमा अधिक थी ये नहीं पता चला है, यह निश्चित नहीं हो पाया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, मिस्र के जो निवासी थे, अब आपसे अगर पूछा जाए कि किस पशु की पूजा करते थे, तो पशुओं में गाय, भेड़ की पूजा किया करते थे और सर्प तथा पक्षियों में बाज की पूजा करते थे। यानी मिस्र के निवासी किसको मानते थे, गाय और भेड़ को मानते थे, साथ ही सर्प को मानते थे और पक्षियों में ये बाज की पूजा किया करते थे। ठीक है, अब वनस्पति की बात कर लेते हैं। तो वनस्पति में ये पेपायरस पौधे और कमल के फूल को प्रमुख मानते थे। ठीक है, किसको, पेपायरस का पौधा और कमल के जो फूल होते हैं उसको ये प्रमुख माना करते थे। ठीक है,
मिस्र के राजा को कैसा समझा जाता था? देवतुल्य, यानी भगवान के समान समझा जाता था। वह समस्त स्वामी होता था। क्या होता था? समस्त शक्तियों को स्वामी होता था। राजा को क्या कहा जाता था? यहाँ पर फारोह कहा जाता था। और फारोह का शाब्दिक अर्थ से क्या होता है? सर्वोच्च भवन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मिस्र के जो लोग थे वे राजा को क्या समझते थे? भगवान के समान समझते थे, और उसी को सारी शक्तियों का क्या समझा जाता था? स्वामी समझा जाता था। और यहाँ पर ये राजा को क्या कहकर पुकारते थे? फरोह कहकर पुकारते थे। और फरोह का शाब्दिक आशय क्या होता है? सर्वोच्च भवन होता है। ठीक है, चलिए, मिस्र की कला का आधार धार्मिक है और मिस्र निवासी आत्मा में विश्वास करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ के लोग क्या करते हैं? अंत्येष्टि या मृतक संस्कारों की कला में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? आत्मा में विश्वास रखते हैं, यानी इनका जो मरणोपरांत जीवन है उस पर इनका विश्वास ज़्यादा है। तो इस तरह से इनका विश्वास किस पर है? आत्मा में इनका ज़्यादा विश्वास माना जाता है। और मिस्र की कला का आधार क्या है? धार्मिक है। ठीक है, क्या है? धार्मिक है। और मिस्र निवासी आत्मा में विश्वास करते थे। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो विश्वास था आत्माओं में, वह दो प्रकार की आत्माओं में इनका विश्वास था। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो शरीर है उसमें दो प्रकार की आत्माओं का निवास होता है। ठीक है, कितनी? दो प्रकार की आत्माओं का निवास। चलिए, अब इसको एक बार समझ लेंगे अच्छे से। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका विश्वास है कि शरीर में दो प्रकार की आत्माओं का निवास होता है। टीजीटी पीजीटी में इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर और एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक का नाम क्या होता है? ब होता है, यानी मैंने आपको दो आत्माएं बताई, ब और आ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहली आत्मा बा है और दूसरी का है, क्या है? का है। ठीक है, तो बा कैसी आत्मा होती है? जो शरीर के निर्जीव हो जाने पर, यानी जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, यानी शरीर जब निर्जीव हो जाता है तो उसके पश्चात ये क्या करती है? स्वच्छंद विचरण करती है, यानी स्वतंत्र होकर ये घूम रही होती है आत्मा। ठीक, और फिर उसी में लौट आती है। ठीक है, तो इनका मानना है कि जब शरीर होता है, जो शरीर होता है वह क्या? निर्जीव हो जाता है। उसके पश्चात क्या होता है? जो ये आत्मा है ये विचरण करने लगती है, स्वतंत्र हो जाती है, और फिर क्या होता है? लौट कर उसी शरीर में आ जाती है। तो इनका मानना ये था बा। ठीक है, बा एक प्रकार की आत्मा हो गई। ठीक, दूसरी क्या है? दूसरी है का। यह आत्मशक्ति लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न कराती है, यानी ये जो आत्मा है ये बार बार जाती है और वापस आती है, शरीर को कैसा? ज्ञान संपन्न बनाती है। अगर इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संबंधित है। तो अगर देखा जाए, पहले वाली मतलब शरीर से बाहर जाती है, मगर फिर लौट के कहाँ पर आती है? शरीर के अंदर। दूसरी वाली भी क्या है? ये जाती है और आती है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों आत्माओं की स्थिति में ही शरीर में प्रवेश से ही संभव है। तो शरीर को क्षति से बचाना अनिवार्य है। तो इनका मानना ये, तो इन दोनों जो आत्मा, जो दोनों तरह की आत्माएं हैं शरीर में, ये क्या होती हैं? ये वापस आती हैं शरीर में। इनका मानना ये है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, जब मनुष्य मर जाता है, यानी इस मिस्र की सभ्यता में आपने देखा होगा कि ये लोग पिरामिड के अंदर दफनाते हैं। तो इनका आपने देखा होगा मम्मी, तो वो करके ये क्या करते हैं? उनको पूरी तरह से बंद करके एक बॉक्स के अंदर पैक करके रख देते हैं, है ना। तो ये होता है। तो इसमें इनका ये मानना है कि जो आत्मा है वो शरीर के अंदर वापस आती है। तो इस तरह से अगर ये सब चीज़ें ये लोग कर देंगे तो क्या होगा? शरीर जो है उसको क्षति नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उस डिब्बे के अंदर बंद करके मम्मी पट्टियाँ लपेट देते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये उस तरह की ये बात ये बताना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसी प्रकार इसी विचार या विश्वास के कारण शरीर में अनेक रसायनों का प्रयोग करके पिरामिड में रखा जाता है। अब देखिए, इसी विचार या विश्वास के कारण जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, तो इनका यही मानना है कि आत्माएं क्या होती हैं? शरीर में वापस आती हैं। तो इसीलिए इनको शरीर को बचा कर रखना पड़ता है। और क्या करते हैं? ये अनेक रसायनों का प्रयोग करते हैं और पिरामिड में रख देते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं? पिरामिड के अंदर रख देते हैं। तो उसमें केमिकल का प्रयोग करते हैं ताकि वो शरीर जो है, यानी जो बॉडी है, वो सड़े नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं? केमिकल का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, संभवतः यही कारण है कि मिस्र निवासी अपने प्रिय राजा रानी के मृतक शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रख देते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि यही एक कारण हो सकता है कि मिस्र के निवासी जो हैं वह क्या करते थे? जो इनके प्रिय राजा और रानी होते थे, जब वो मर जाते थे, यानी उनके जो मृतक शरीर होते थे, उनको कहाँ पर रख देते थे? मम्मी बनाकर ताबूत में रख देते थे। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अब उनके समझ में जीवन से अधिक मृत्यु का महत्व हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या माना था, आत्माओं का यही माना था इन्होंने कि शरीर के अंदर वापस आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जीवन से ज़्यादा किसको महत्व दिया है, मृत्यु को महत्व दिया है। यानी ये मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबको दफनाने एवं उसके साथ कीमती एवं कलात्मक वस्तु रखने के साथ ही साथ पिरामिड एवं समाधियों की दीवारों पर जीवन के विविध पक्षों का चित्रांकन करते हैं। ये क्या करते हैं, शवों को दफना देते हैं एवं उसके साथ क्या रखते हैं, कीमती वस्तुएं और कलात्मक वस्तुएं रख देते हैं। साथ ही पिरामिड और जो समाधि होती हैं उनकी दीवारों पर क्या करते हैं, जीवन के जो अलग अलग पक्ष हैं उनका चित्रांकन कर देते हैं। ठीक है, तो सबको ये दफना देते हैं और जो कीमती और कलात्मक वस्तुएं होती हैं उनको भी उस सब के साथ ही रख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हड़प्पा में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, तो उसमें क्या बताया था इन्होंने कि कब्र के साथ वो लोग क्या करते थे, कुछ चीज़ें रख देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मरने के बाद जीवन होता है और जहाँ पर उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से कुछ यहाँ पर भी इन्होंने माना है। तो कीमती और कलात्मक वस्तुएं सबों के साथ ये लोग रख देते थे। ठीक है, और क्या करते थे, जो पिरामिड होते थे और समाधि होती थी उनकी दीवारों पर ये क्या करते थे, जीवन के अलग अलग पक्षों का ये चित्रांकन करते थे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मिस्र की कला धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पनपी और इनके प्राचीन नमूने समाधियों एवं पूजा गृहों से संबंधित हैं। तो मिस्र की कला की अगर बात की जाए तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पनपी है और इनके प्राचीन नमूने जो हैं वो समाधियों एवं पूजा गृहों से संबंधित हैं। यानी इनका अगर देखा जाए तो ये क्या, इनकी जो विश्वास था वह धार्मिक मान्यताओं में इनका विश्वास ज़्यादा था। ठीक है, और ये प्राचीन जो नमूने होते हैं यानी समाधि होती है या पूजा गृह होते हैं उससे ही संबंधित इस कला को माना जाता है। यानी समाधि आपने देखा है ना, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई थी, और पूजा ग्रहों से संबंधित होती है। ठीक है, मिस्र की कला। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कला का प्रयोग अधिकांशतः राजा एवं देवताओं की शान शौकत में किया जाता था। यानी मिस्र की जो कला थी तो इनका ये मानना था यहाँ पर ये कला का प्रयोग किस लिए करते थे, तो राजा एवं देवताओं की शान शौकत में किया करते थे। ठीक है, चलिए मिस्र पर यूनानी आधिपत्य से पूर्व, यानी मिस्र पर जब यूनानी आधिपत्य हुआ उससे पहले लगभग 30 राजवंशों ने शासन किया। अतः राजनीतिक दृष्टि से इस राजवंशीय इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यूनानी आधिपत्य हुआ उससे पहले यहाँ पर 30 राजवंशों ने शासन किया था। कहाँ पर, मिस्र ने। ठीक है, अतः राजनीतिक दृष्टि से इस राजवंशीय इतिहास को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। 5 भाग तो नहीं पढ़ेंगे मगर जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर ये जितने पॉइंट हैं ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये तीनों ही लर्न करने अच्छे से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अब देख लेते हैं इनको। तो तूतनखामेन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तूतनखामेन ये कहाँ के, ये मिस्र देश के राजा थे। ठीक है, यानी ये मिस्र के राजा थे। इनके पिता का नाम क्या था, अखनातेन था। तूतन खान की समाधि राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके पिता अखनातेन थे। कौन थे, अखनातेन। ठीक है, यानी तूतनखामेन जो थे वो अखनातेन के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, और ये क्या थे, तूतनखामेन ये मिस्र देश के राजा थे और इनकी जो समाधि है यानी तूतनखामेन की जो समाधि है वह कहाँ पर है, राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। ठीक है, तूतनखामेन की समाधि। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नेफरतिति। तो नेफरतिति जो है प्राचीन मिस्र के राजा अखनातेन की पत्नी है। ठीक है, नेफरतिति कौन है, प्राचीन मिस्र के राजा अखनातेन की पत्नी है। यानी अगर बात करी जाए तो अखनातेन जो है इनकी पत्नी कौन है, आपने देखा इनकी पत्नी है नेफरतिति और इनके पुत्र कौन है, तूतनखामेन। कौन है पुत्र, तूतनखामेन। आपको ये पॉइंट अच्छे से लर्न करने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको इस क्लास में मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें आप देखना कि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इनकी एक प्रतिमा जो है वो चूना पत्थर से बनाई गई है और अबाक्ष प्रतिमा यानी बस्ट ऑफ नेफरतिति जो वर्तमान में न्यूज़ म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में स्थित है। इस प्रतिमा का शिल्पकार जो है वो थटमोस है। चलिए, तो जो नेफरतिति है इनकी क्या बनाई गई है, एक अबाक्ष प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, कौन सी, बस्ट ऑफ नेफरतिति। और ये किससे बनाई गई है, तो ये चूना पत्थर से बनाई गई है।
ठीक है, चूना पत्थर से बनाई गई। और जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, न्यूज़ म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में स्थित है। यानी जो ये अबाक्ष प्रतिमा है ये कहाँ पर संग्रहित है, न्यूज़ म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में स्थित है। और इस प्रतिमा के जो शिल्पकार हैं वह कौन है, थटमोस है। कौन है, थटमोस। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ये तीनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट है, मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो गीज़ा में होता था। ये भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कहाँ पर हुआ है, होता है गीज़ा में। नेक्स्ट है, पिरामिडों की दीवारों पर चित्रण किस विधि से किया जाता था, तो फ्रेस्को सेक्को विधि के द्वारा किया जाता था, ठीक है। पिरामिड जो होते थे उसकी दीवारों पर क्या किया जाता था, आपने देखा चित्रण किया जाता था पिरामिडों और समाधियों की दीवारों पर। तो ये चित्रण तो जो था वो फ्रेस्को सेक्को विधि के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, मिस्र की कला का जो विषय था वह मरणोपरांत जीवन पर आधारित था। मैंने ये भी आपको बताया, ठीक है। किस पर आधारित था, मरने के बाद जीवन पर आधारित था। यानी मिस्र की कला का अगर आपसे विषय पूछा जाएगा तो मरणोपरांत जीवन था, ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था, फराऊनो कहा जाता था। फारो कहा जाता था या फराऊनो कहा जाता था, ठीक है। मैंने अभी आपको ये भी बताया था। तो ये चारों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते आगे। तो मिस्र के पिरामिड की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि मिस्र में ज़्यादातर क्या बनाए गए हैं, पिरामिड बनाए गए हैं। पिरामिडों के अंदर क्या रखे जाते थे, ताबूत रखे जाते थे और उसके अंदर मम्मी रखे जाते थे, ठीक है। तो मिस्र को इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, पिरामिडों का देश कह सकते हैं, ठीक है। मिस्र को क्या कह सकते हैं, पिरामिडों का देश कहा जाता है, ठीक है। मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है। यानी संसार के जो 7 अजूबे हैं उसमें मिस्र के पिरामिडों की गणना भी की जाती है, ठीक है। आरंभ में मेसोपोटामिया के मंदिरों के अनुकरण पर मिस्र में सीढ़ीदार पिरामिड बनाए गए जिन्हें मस्तवा कहा गया। आपने पढ़ा था मेसोपोटामिया में, वहाँ पर जो मंदिर थे उन पर क्या कर सीढ़ीदार वो बनाए गए थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के मंदिरों के अनुकरण पर ही मिस्र में क्या हुआ, ये सीढ़ीदार पिरामिड बनाने लगे जिन्हें क्या कहा गया, मस्तवा कहा गया। यानी मिस्र की सभ्यता में जो सीढ़ीदार पिरामिड बनाए गए उन्हें क्या कहा गया, मस्तवा कहा गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के मंदिर आपने देखा था सीढ़ीदार बने होते थे तो उन्हें क्या कहते थे, जिगुरत कहते थे। ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के मंदिर को हम क्या कहते थे, जो सीढ़ीदार बने हुए थे उन्हें जिगुरत कहा जाता था, ठीक है। एक गाह है, जिगुरत कहा जाता था। जो पूजा गृह थे यानी जो मंदिर के सीढ़ीदार थे जो मंदिर, उन्हें जिगुरत कहते थे और ये क्या होते थे, पूजा गृह होते थे, ठीक है। परंतु मिस्र के जो मगर मिस्र के पिरामिड यानी मिस्र के जो पिरामिड बनाए गए थे वो शासकों जिन्हें हम फराऊनों कहते हैं उनके शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई समाधि थी। यानी मेसोपोटामिया में जो सीढ़ीदार बनाए गए थे वो क्या कहलाते थे, जिगुरत कहलाते थे और वह क्या होते थे, पूजा गृह होते थे, यानी उनमें पूजा की जाती थी। मगर जो मिस्र के शासकों ने जो बनवाए पिरामिड उनका क्या उद्देश्य था कि वहाँ पर शवों को सुरक्षित रखने के लिए ये बनाए जाते थे। यानी कुल मिला के वो समाधियाँ होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्र में लगभग 30 राजवंशों ने शासन किया था। कितने, 30 राजवंशों ने शासन किया था। पिरामिड युग जो था वो तृतीय राजवंश से 6वें राजवंश तक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, पिरामिड युग किसे कहा जाता है। तो तृतीय राजवंश से लेकर 6वें राजवंश तक जिन्होंने शासन किया उस बीच के जो समय है उसको क्या कहा जाता है, पिरामिड युग कहा जाता है। और आप जानते हैं यहाँ पर 30 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लगभग 2780 ईसा पूर्व तृतीय राजवंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, जोसर थे। सम्राट जोसर ने सक्कारा में सीढ़ीदार पिरामिड बनवाए थे। इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा था, दोजर का पिरामिड था। तो तृतीय राजवंश के जो संस्थापक थे यानी तृतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे, जोसर थे, ठीक है। इन्होंने कब, 2780 में इन्होंने क्या किया, यानी जो सम्राट जोसर थे इन्होंने सक्कारा जो जगह है वहाँ पर सीढ़ीदार पिरामिड बनवाए थे, ठीक है। कैसे, सीढ़ीदार पिरामिड बनवाए थे। और इनमें से जो सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह कौन सा था, दोजर का पिरामिड था, ठीक है। यानी जो तृतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे, जोसर थे।
इन्होंने 2780 में क्या किया था, सीढ़ीदार जो पिरामिड होते हैं उनको बनवाया था। कहाँ पर, सक्कारा में। और ये अगर इनमें सबसे प्राचीन पिरामिड की बात की जाए तो वह कौन सा था, दोजर का पिरामिड था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। मिस्र में पाषाण निर्मित भवनों एवं समृद्ध योजनाओं का आरंभ इसी काल से माना जाता है। यानी जो मिस्र में जो पाषाण यानी पत्थरों से निर्मित भवन बनाए गए और समृद्ध योजनाएं थीं, इनका आरंभ किससे माना जाता है, इसी काल से माना जाता है। यानी जो तृतीय राजवंश का काल था या फिर पिरामिड युग की बात करिए, 3 से 6 रहा ना, तो उसमें क्या होता है, इसी में क्या होता है, पाषाण निर्मित भवन बनाए गए और समृद्ध योजनाओं का आरंभ इसी काल से माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सक्कारा के पिरामिड पत्थर द्वारा निर्मित सर्वप्रथम पिरामिड थे। तो सक्कारा के पिरामिड आपने देखा किसने बनवाए थे, जोसर ने बनवाए थे। और ये किसके द्वारा निर्मित है, तो ये पत्थर द्वारा निर्मित सर्वप्रथम पिरामिड हैं। ठीक है, किसने बनवाए थे, जोसर ने। पत्थर द्वारा निर्मित सर्वप्रथम पिरामिड थे। ठीक है, आपको ये अच्छे से लर्न करनी है चीज़ें। सम्राट जोसर का युग पिरामिडों का युग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पिरामिडों का युग कहा जाता है किसके, तो जोसर का जो टाइम था उस टाइम को क्या कहा जाता है, पिरामिडों का युग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नवंबर 2008 के अनुसार मिस्र में पिरामिडों की कुल संख्या कितनी थी, 118 थी। मतलब पहले कितनी थी, 118 थी, मगर अब कितनी है, 138 है। किंतु इनमें से 3 प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो नवंबर 2008 के अनुसार जो नवंबर 2008 के एक डेटा के अनुसार अगर बात की जाए तो मिस्र में पिरामिडों की कुल संख्या पहले 118 थी, मगर अब कितनी है, 138 है। किंतु इनमें से अगर 3 प्रसिद्ध की बात करी जाए तो हो जाते हैं खुफू, खफरे और मैकूर। ये तीनों कहाँ पर है, ये गीज़ा में है। कहाँ पर है, गीज़ा में। तो आपको ये लर्न करना है। चलिए अब इनके बारे में अच्छे से देख लेंगे तीनों को। तो सबसे पहले देखेंगे खुफू का पिरामिड। तो अगर बात करी जाए इसकी लोकेशन की, तो आपने देखा ये कहाँ से संबंधित है, ये गीज़ा से संबंधित है। यानी खुफू का जो पिरामिड है वह कहाँ पर है, गीज़ा में है। ठीक है, कहाँ पर, गीज़ा में है। और इसको खुफू का जो पिरामिड है इसको सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। ठीक है, कैसा, सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। और यह लगभग कितनी भूमि पर बना हुआ है, 13.1 एकड़ की भूमि पर, यानी 13.1 एकड़ की भूमि पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि खुफू का पिरामिड कहाँ पर है, गीज़ा में है। और ये सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। और ये कितनी भूमि पर बना हुआ है, 13.1 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है, जिसकी माप है 756 फीट लंबा है ये, और 451.4 फीट ऊंचाई है इसकी। तो लंबाई और ऊंचाई आपको लर्न करनी है। और ये खुफू गीज़ा का पिरामिड कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है खफरे का पिरामिड। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, गीज़ा में है। तो अब मैंने आपको तीनों ही बताए थे, ये तीनों कहाँ पर हैं, गीज़ा में। ठीक है, तो खफरे का पिरामिड कहाँ पर है, गीज़ा में। और यह पिरामिड जो है किस पर, ऊंचे स्थान पर बना है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऊंचे स्थान पर बनने के कारण इसे खुफू पिरामिड से विशाल माना जाता है। ठीक है, यानी आपने पढ़ा खुफू पिरामिड क्या थे, सबसे बड़े माने जाते थे, मगर उससे बड़े क्या हैं खुफू पिरामिड से, ये बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ये ऊंचे स्थान पर बना होता है। ठीक है, यानी खफरे जो पिरामिड है वह है तो छोटा उससे, मगर क्या है, ऊंचाई पर बनने के कारण ये क्या लगता है, खुफू पिरामिड से बड़ा लगता है। ठीक है, तो मगर सबसे बड़ा कौन सा है आपका, खुफू ही है। ठीक है, चलिए यह पिरामिड ऊंचे स्थान पर बनने के कारण खुफू पिरामिड से विशाल लगता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 447.6 फीट है और इसकी लंबाई कितनी है, 708 फीट है। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ पर है, गीज़ा में है और ऊंचे स्थान पर बनने के कारण खुफू पिरामिड से बड़ा लगता है। ठीक है, और मगर अगर सबसे बड़ी की पूछे तो खुफू ही है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 447.6 फीट और लंबाई कितनी, 708 फीट है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें और अभी देख लेंगे। तो इन पिरामिड के अगर आंतरिक भाग की बात की जाए तो इसमें क्या क्या होते हैं इन पिरामिडों के अंदर, तो इन पिरामिडों के अंदर क्या क्या होता था, कक्ष होते थे यानी कमरे होते थे, तहखाने होते थे और साथ ही साथ कब्रें भी होती थी। ठीक है, तो इन पिरामिडों के अंदर कक्ष बनाए जाते थे, कमरे, तहखाने और कब्रें बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए सोने के ताबूत में अनेक कीमती धातुओं से अलंकरण युक्त ताबूत में शासकों की मम्मी रखी जाती थी। ठीक है,
सोने के ताबूत में, यानी सोने का ये ताबूत होता था, इसमें अनेक कीमती धातुओं से अलंकार युक्त ताबूत होता था। इसमें शासकों की मम्मी रखी जाती थी, यानी जिसमें शासक रखे जाते थे वह क्या होता था, सोने का ताबूत होता था। और कई कीमती वस्तुओं से उसको अलंकृत रखा जाता था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इनका क्या था कि मरने के बाद जीवन में इतना विश्वास करते थे कि इन्हें लगता था कि इन सब चीज़ों की इन्हें ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी, और इतनी कीमती वस्तुएं इन्होंने इनके साथ रख दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्फिंक्स या नरसिंह की मूर्ति। ठीक है, तो नरसिंह की मूर्ति आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, कई बार पूछी गई है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, स्फिंक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए यह मूर्ति खफरे के पिरामिड से खफरे के मंदिर तक जाने वाले मार्ग के बीच स्थित है। यानी जो ये नरसिंह की मूर्ति है ये कहाँ से, खफरे का जो पिरामिड है और खफरे का जो मंदिर है इसके जाने वाला जो मार्ग है उसके बीच में स्थित है। ठीक है, यानी खफरे का जो आपने पिरामिड पढ़ा उसका पिरामिड और उसके मंदिर से जो बीच वाला रास्ता है तक जाने के जो मार्ग है उसके बीच में स्थित है। ठीक है, और यह मूर्ति भी कहाँ पर है, तो यह मूर्ति भी गीज़ा में स्थित है। और इस मूर्ति का निर्माण जो है वो 2500 BC में हुआ है। और इस मूर्ति में शरीर सिंह का है और मुख किसका है, पुरुष का है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है कि ये कहाँ पर है, तो ये गीज़ा में है। और इस मूर्ति में शरीर जो है वह किसका है, सिंह का, और मुख किसका है, पुरुष का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्फिंक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है स्फिंक्स। चलिए अब आगे देखेंगे। अगर हम इसकी मूर्ति की लंबाई की बात करें तो मूर्ति की जो लंबाई है वह कितनी है, 238 फीट है, और ऊंचाई कितनी है, 66.3 फीट। ठीक है, 66.3 फीट। ठीक, और चेहरे की चौड़ाई कितनी है, तो 13.5 फीट चौड़ाई कितनी है, मतलब चेहरे की चौड़ाई 13.5 फीट है। मगर अगर मूर्ति की चौड़ाई की बात करी जाएगी तो वह कितनी है, 62.6 फीट है। ठीक है, और स्फिंक्स क्या है, एक वास्तु मूर्ति है। ठीक है, कैसी, वास्तु की मूर्ति है। और ये मिस्र की प्राचीनतम ज्ञात मूर्ति है, यानी मिस्र की जो सबसे प्राचीन मूर्ति है वह कौन सी है, स्फिंक्स की है, जिसका निर्माण ओल्ड किंगडम के दौरान फराओ खेफ्रे ने करवाया था। तो ये जो मूर्ति है यानी स्फिंक्स की या फिर नरसिंह की मूर्ति, इसका निर्माण ओल्ड किंगडम के दौरान किसने कराया था, फराओ खेफ्रे ने करवाया था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर ओल्ड किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका निर्माण किसके दौरान कराया गया, तो ओल्ड किंगडम के दौरान करवाया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको जहाँ पर इम्पॉर्टेंट बताया है वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है। तो ये हो गई मिस्र की कला। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।